अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम एक ऐसे मौजू को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि शायद पाकिस्तान में पहले इस तरीके से डिस्कस नहीं किया होगा। जो चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बच्चों के खिलौनों की। आपके घर में बच्चों के बहुत से खिलौने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन खिलौनों की ज़रूरत मेरे बच्चे को है भी या नहीं? क्या ऐसे खिलौने बच्चे को लेकर देने चाहिए जिनका ना तो उसकी फिजिकल बॉडी पर, जिस्मानी तौर पर कोई फ़र्क पड़ता हो या उसके ज़हन की डेवलपमेंट में उनका कोई असर हो? ऐसे खिलौने आपका वक्त और आपका पैसा दोनों ज़ाया कर रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि हमें एक नेशन बनानी है और वो नेशन ऐसी होगी जो 2050 में, 2040 में बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आज ही हम अपनी जनरेशन पर, अपने छोटे बच्चों पर इन्वेस्ट करना शुरू करें। और अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको ऐसे खिलौने लेकर दें जो कि उनके दिमाग के परवान चढ़ने के साथ साथ मुताबिकत रखते हों। अगर आपके बच्चे का दिमाग का वो हिस्सा डेवलप ही नहीं हो रहा जिसका खिलौना आप उसको लेकर दे रहे हैं, तो उसका उसको फ़ायदा क्या होगा, ये सोचने की बात है। इसलिए मैं चंद वीडियोस की इस सीरीज़ में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से बच्चे का दिमाग परवान चढ़ता है और उस वक्त उसे किस किस्म के खिलौनों की ज़रूरत होती है, ताकि हम बहुत कम पैसे खर्च करके बहुत सस्ते खिलौने लेकर बच्चों को आगे से आगे बढ़ा सकें। ये वो खिलौने होंगे जो कि शायद आपके बच्चों का चस्का तो नहीं पूरा करेंगे, लेकिन ये खिलौने आपके बच्चों को बेहतर थिंकर बनाएंगे, मज़ीद अच्छा सोचने वाला बनाएंगे, उनको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएंगे, उनमें वो क्वालिटीज़ लेकर आएंगे जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आज चीख कर कह रहा है कि मुस्तकबिल की वर्कफोर्स में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और उन क्वालिटीज़ में सबसे ऊपर है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके साथ है एक्टिव लर्निंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन। ये वो क्वालिटीज़ हैं जो कि मुस्तकबिल की वर्कफोर्स को चाहिए। और अगर आज हम बच्चों के खिलौनों को इनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे और हर वो चीज़ जो कि हमारा दिल चाहेगा या हमारे बच्चे का दिल चाहेगा दुकान में जाकर ले लेंगे, तो उससे हमारे बच्चों का शायद दिमाग उस तरीके से परवान नहीं चढ़ सकेगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ नासा की एक बड़ी स्टडी की तरफ जो कि क्रिएटिविटी पर की गई। नासा ने एक क्वेश्चनियर बनाया और एस्ट्रोनॉट्स को दिया। क्रिएटिविटी का क्वेश्चनियर था, कई सवालात थे जिसमें एस्ट्रोनॉट पूरे तरीके से फेल हो गए। फिर नासा ने वही सवाल छोटी उम्र के बच्चों को दिया जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने बेहतर किया, फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स को दिया, उन्होंने उससे भी ज़्यादा बेहतर किया और करते करते केजी क्लास तक आ गए। केजी क्लास के बच्चों ने उस क्वेश्चनियर में 90 प्लस नंबर लिए। इसका मतलब ये है कि बच्चे क्रिएटिविटी के साथ पैदा होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी आज की दुनिया में हमें बताती है कि वो एक स्किल है, उसे सीखा भी जा सकता है। अगर आप क्रिएटिविटी को सीख सकते हैं तो उसे भुलाया भी जा सकता है, दो धारी तलवार है। इसलिए जब हम बच्चों को छोटी उम्र में स्कूल में दाखिल कर देते हैं और स्कूल में दाखिल करते ही कॉपियों और पेंसिलों और किताबों के हवाले कर देते हैं, तो खिलौने उनसे ले लिए जाते हैं और खिलौनों की वजह से ही बच्चे में क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस स्किल को, इस हुनर को भूलना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसी ही बात एक बहुत बड़े साइंसदान, साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम शायद आपने सुना हो, जो कि माइंड मैप्स के मौजूद हैं, उन्होंने की। मैं आपको लेकर चलता हूँ टोनी बुज़ैन की तरफ, जो कि एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं। उन्होंने माइंड मैप्स को बनाया। माइंड मैप्स नोट्स बनाने का एक बेहतरीन तरीका है और वो ये बताते हैं अपने आर्टिकल्स में कि जब आप बच्चे को एक कागज़ देते हैं तो बच्चा उसे चखता भी है, उसका टेस्ट मालूम करता है, उससे जहाज़ भी बनाता है, उसकी स्ट्रेंथ भी चेक करता है, उसे उड़ा कर भी देखता है कि वो कितना फ्लेक्सिबल है। वो ये भी देखता है कि उसकी खुशबू क्या है, वो उसे सूंघता भी है, उसे फाड़ कर देखता है कि वो फटता है या बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसे गीला करता है, उसे सुखाता है, उसे तोड़ मरोड़ता है, लेकिन वो उस मटेरियल की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश करता है। लेकिन जो ये बच्चा बड़ा होगा, आप इसको कागज़ देंगे
तो शायद वो उस जहाज़ बनाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर लिखना शुरू कर देगा। तो क्रिएटिविटी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी क्लासेस में कम होती जा रही है। मैं अब आपको खेल की अहमियत के बारे में कुछ रिसर्च पेपर्स दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आज की साइंस ये कह चुकी है, ये तय कर चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि खेलना बच्चे के लिए शदीद ज़रूरी है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वो क्वालिटीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई वो बच्चे में देखना चाहते हैं, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा खेलने दें। क्योंकि एक रिसर्च पेपर जो कि बहुत बड़ा रिसर्च पेपर है, वो ये बताता है कि बच्चों में जो बॉन्डिंग आती है, जो उनकी ज़हनी सलाहियत बढ़ती है, फिज़िकल सलाहियत बढ़ती है, कॉग्निटिव और फिज़िकल सलाहियत, सोशल इमोशनल वेलबींग, वो खेल से आता है। ये सारी चीज़ें उसे खेल प्रोड्यूस कर दे सकता है। मैं आपको यहाँ पर और भी बहुत से रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ, सैकड़ों रिसर्च पेपर हैं जो कि ये बताते हैं कि खेलना बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बच्चे छोटी उम्र में खेलते नहीं हैं, आप उनको पढ़ाइयों के हवाले कर देते हैं, वो पूरे तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकते। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है और तकरीबन 10 साल तक उसे शदीद खेल की ज़रूरत है और उसके बाद वो स्पोर्ट्स की तरफ चला जाता है। तो ये जो खेलना है, टॉयज़ के साथ खेलना है, ये 10 साल तक उसकी दिमाग की डेवलपमेंट स्टेजेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग आहिस्ता-आहिस्ता तेज़ी से डेवलप करेगा अगर वो इन 10 सालों में खेलेगा। क्योंकि खेल एक ख़ास किस्म का केमिकल हमारे दिमाग में प्रोड्यूस करती है, जिसे BDNF कहा जाता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये वही केमिकल है जो मछली खाने से भी पैदा होता है, जो स्पोर्ट्स करने से भी पैदा होता है, और ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि दिमाग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो इस केमिकल से आती है। तो अगर ये केमिकल आपके बच्चे के दिमाग में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो दिमाग एक तो ग्रो कर रहा है बड़ी तेज़ी से, लेकिन उसके साथ साथ वो दिमाग फ्लेक्सिबल भी है। आपका बच्चा बड़ी जल्दी अपनी आदतें बदल सकता है, किसी चीज़ को छोड़ सकता है, किसी चीज़ को अपना सकता है, बहुत ज़्यादा फिक्स्ड माइंडेड नहीं होगा। हम ये जानते हैं कि इंसान के दिमाग के मेन 3 हिस्से होते हैं। मैं 12 अपनी वीडियोस में आपको इन हिस्सों के बारे में बताता भी रहा हूँ, और इन हिस्सों में जो सबसे पहला हिस्सा है उसे प्राइमल ब्रेन कहा जाता है। प्राइमल ब्रेन, ये वाला दिमाग। फिर हमारा बीच वाला दिमाग है जिसे सोशल ब्रेन कहा जाता है, और टेक्निकली इसे लिम्बिक ब्रेन कहा जाता है। और फिर सामने वाला दिमाग जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, या ये वो दिमाग है जो कि हाई लेवल थिंकिंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसका सामने वाला दिमाग का हिस्सा बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। फ़र्ज़ कीजिए आप उसे ऐसे खिलौने लेकर दे रहे हैं जो कि सामने वाले दिमाग के हिस्से को डेवलप करना चाहता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ लेके जाता है, तो उसका बच्चे को उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसे इस वक्त वो खिलौने चाहिए जो कि उसके प्राइमल ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर सकें। मैं आपको लेकर चलता हूँ प्राइमल ब्रेन। प्राइमल ब्रेन इंसान के सर्वाइवल मोड को एक्टिव करता है कि इंसान ने ज़िंदा कैसे रहना है। इस पर बहुत सी डिबेट हो चुकी है, पहले हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं कर चुका हूँ कि इसके फ़ायदे क्या है। लेकिन ये वो दिमाग है जो कि आपकी सेंसेस के साथ और मूवमेंट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो आपकी आँख, कान, आपका टच, आपका टेस्ट, इन चीज़ों से आपके नाक के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो बच्चा देख सकता है, बच्चा सूंघ सकता है। बच्चा सिर्फ 8 इंच तक देख सकता है जब वो पैदा होता है, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो नज़र है वो आगे जाती है। बच्चा सूंघ सकता है, बच्चा सुन सकता है, उसे टच करें तो वो महसूस कर सकता है, और उसके साथ-साथ वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो लैंग्वेज का सर्किट भी रखता है। तो सेंसोरियल टॉयज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस एज के बच्चे के लिए। जब बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ है, उसे आपको सेंसोरियल टॉयज़ यानी ऐसे टॉयज़ लेकर देने चाहिए जो कि उसकी आँख, उसके नाक, उसके कान, इनके साथ कनेक्टेड हों। उसके साथ-साथ उसे मूवमेंट की ज़रूरत होती है। 6 महीने में आपने बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करानी उसे, क्योंकि अभी उसका सर, उसकी बैकबोन उसके सर को सहार नहीं सकती। तो इसलिए 6 महीने में आपने बच्चे को ना बहुत ज़्यादा उछालना है, बल्कि उसको सीधा रखें, और 6 महीने के बाद आप उसकी मूवमेंट में ज़्यादा तेज़ी से, जब वो नीचे रिड़ना शुरू हो जाता है, तो तब आप तेज़ी से आगे लेकर चलते हैं। लेकिन
इस वक्त उसे वो खिलौने चाहिए जो कि उसको बैलेंस दे सके, जो उसको भागने पर, मूव करने पर इस तरफ, ताकि उसका जो मूवमेंट का सर्किट है वो ज़्यादा डेवलप हो सके दिमाग में। तो एक सेंसोरियल नेटवर्क हमने तेज़ करना है, उसका डेवलप कराना है, और एक ओरिएंटेशन मूवमेंट से रिलेटेड नेटवर्क, मोटर जो स्किल्स होती हैं उससे रिलेटेड टॉयज़ हमने लेकर देने हैं। तीसरी चीज़, हम उसे लैंग्वेज के बारे में भी कुछ ऐसी चीज़ें लेकर देंगे जिससे वो लैंग्वेज को सीख सके। उसकी वजह यह है कि बच्चों में छोटी उम्र में लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी होती है, लेकिन हम छोटी उम्र में बच्चों से बातचीत नहीं करते, क्योंकि हम ये समझते हैं जब तक ये बोलेगा नहीं उस वक्त तक ये लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। यकीन जानिए, बच्चा लैंग्वेज समझने वाला सर्किट बहुत पहले बना चुका होता है, वो आपकी बात समझ रहा होता है, लेकिन उसके पास बोलने का सर्किट बहुत बाद में आता है। तो वो एक ऐसा बैंक बन चुका तो है जिसमें आप अपनी करेंसी तो डाल रहे हैं लेकिन विड्रॉल नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। निकालेंगे आप 1-2 सालों के बाद। तो इसलिए आप उससे ज़्यादा बातें कर सकते हैं, और लैंग्वेज को इन टॉयज़ का हिस्सा होना चाहिए जो कि बच्चे बहुत छोटी उम्र के हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है तो उसका बीच वाला दिमाग डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसे लिम्बिक ब्रेन कहते हैं। ये वो ब्रेन है जिसमें बच्चा जज़्बात सीखता है। उसकी लड़ाइयाँ होती हैं, दोस्तियाँ होती हैं, वो रोता है, वो खुश होता है। आप उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो इस वक़्त उसे ऐसे खिलौनों की ज़रूरत है जो कि उसे सोशल कर सकें, दोस्तों के साथ कनेक्ट कर सके, इमोशंस पर काबू पाने की तरवीज दें, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बना सकें। तो अब बिल्कुल डिफरेंट किस्म के खिलौनों की ज़रूरत है इस स्टेज में, जबकि लिम्बिक ब्रेन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और फिर आखिर में बच्चों में कॉर्टेक्स, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब उसे हायर लेवल थिंकिंग की ज़रूरत है, अब उसे इमेजिनेशन की ज़रूरत है, अब उसे रोल प्ले की ज़रूरत है, उसे क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, उसे चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसे क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, उसे लॉजिक्स की और प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। आप तो समझ गए होंगे कि अब बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के खिलौने उसे चाहिए। इस एज में उसे डिफरेंट किस्म के ऐसे खिलौने चाहिए जो इन चीज़ों को साथ लेकर चल सकें। तो अब आपने अपने बच्चे को, हमने 10 साल तक का सोचा है कि 10 साल का बच्चा है, और 10 साल के बच्चे में मुख्तलिफ फेजेज़ आएंगे, और उन फेजेज़ में हमने दिमाग के इन हिस्सों को जो कि उसे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्ले के साथ, खेल के साथ और तेज़ी से उसे स्टिमुलेट करना है, उसे उभारना है कि वो तेज़ी से बढ़े। और उसके लिए जो एक्सटर्नल स्टिमुलेट होगा वो खिलौने होंगे। जब बच्चा उन खिलौनों से खेलेगा तो दिमाग के ये हिस्से तेज़ी से बढ़ेंगे, और वो चीज़ें जो हमें स्कूल में और कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती वो आप घर में इजीली बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक आखिरी ग्राफ देख रहा हूँ इस पहली वीडियो का। इसके बाद और भी वीडियोज़ आएँगी जिसमें आपको और डिटेल में बताएँगे कि प्ले जो होता है वो वक़्त के साथ-साथ बच्चे में कैसे बदलता है, और फिर आपने खिलौने कौन से लेने, उसके बारे में भी हम आपको तफ़सील से बताएँगे। तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 3 कर्व हैं। पहला कर्व है सेंसरी डेवलपमेंट का, यानी जो बच्चे के कान, नाक, टच, आँख, ये सारी सेंसेस हैं, ये आप देखें पीले रंग से शो किया गया है, फ़ौरन डेवलप हो जाती हैं। इवन ये पैदा होने से पहले ही चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो सेंसरी जो उसकी पाथवेज़ हैं, दिमाग के जो कनेक्शन है वो तेज़ी से बनना शुरू हो जाते हैं, और वो तेज़ी से बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर उनको बाहर से स्टिमुलस मिल रहा है, उनको बाहर से ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, नई-नई खुशबुएँ सूंघने को मिल रही हैं बच्चे को, नए-नए कानों को चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, उसे टच नई-नई चीज़ों को करने को मिल रहा है, तो वो बहुत तेज़ी से इस हिस्से को पार कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज के हिस्सा आता है। मैंने इसलिए आपको बताया कि लैंग्वेज के पाथवेज़ भी बहुत जल्दी हमें डेवलप करने होते हैं बच्चे में, ताकि वो चीज़ों को जल्दी से बोलना सीख सके, और जितनी अच्छी उसकी वोकैब्युलरी होगी, बहुत सी रिसर्चेज़ ये कहते हैं कि उतना ही बच्चा आगे अपनी क्लास में आगे जाएगा। और आखिर में हायर ऑर्डर थिंकिंग, कॉग्निटिव थिंकिंग होती है। ये पाथवेज़ बनते हैं जो कि फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला हिस्सा, ये आखिर में डेवलप होता है। तो इसलिए आपको जो हायर ऑर्डर थिंकिंग से रिलेटेड टॉयज़ हैं, अगर वो आपने शुरू में बच्चे को ले दिए, और जो शुरू के सेंसोरियल टॉयज़ हैं या मूवमेंट के टॉयज़ हैं, सपोज़ वो आपने बाद में लेकर दिए, तो आपने तो उसके दिमाग के बिल्कुल ऑपोज़िट काम कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा-सा इंट्रो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब जो मैंने आपको ब्रेन डेवलपमेंट बताई है, अब इसके साथ हम पहले खेल को जोड़ेंगे कि खेल किस तरीके से इस इन सालों में आगे जाता है, और बच्चा किस मरहलों से गुजरता है खेलने के लिए। और फिर जब वो
खेल के तरीके हम देख रहेंगे, उसके बाद हम हर खेल के तरीके के साथ उसके मुताबिक खिलौनों को जोड़ेंगे। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि खिलौने अनसेफ होते हैं, बहुत ख़तरनाक खिलौने इस वक्त हमारी मार्केट में घूम रहे हैं। और जब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस्म के खिलौने हैं, तो आप भी एक मरतबा परेशान होंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन वीडियोज़ का बनाने का मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको डराऊँ, मुझे डराना बहुत बुरा लगता है। सिर्फ मैं आपको अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि आइंदा से आप ये काम ना कीजिएगा और ऐसी साइंटिफिक रिसर्च की बेसिस पर ही खिलौने ख़रीदें। और हर चीज़ों आप अपने घर में लेके आते हैं, कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये सेफ़ चीज़ है या ये सेफ़ चीज़ नहीं है। हमारे यूट्यूब के चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, तख्ती ऑनलाइन, और उसके साथ साथ ये इल्म, ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये सदका जारिया आगे बढ़ाते जाइए और लोगों को इसके बारे में बताते जाइए।